नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संविधान के अनुच्छेद 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले में कार्रवाई नहीं की, क्योंकि याचिकाकर्ता, वकील और बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुनवाई टालने का आग्रह कर लिया था। बेंच को यह तय करना था कि अनुच्छेद 35A के मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। उधर जम्मू कश्मीर में इसे हटाए जाने की अफवाह फैलते ही कई जगह झड़प और पत्थरबाजी की खबरें सामने आई हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में अफवाहों को दरकिनार करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वैसे सूबे के लिए 35A हमेशा से काफी संवेदनशील रहा है। जब जब इस पर कोई सुनवाई होती है या किसी तरह के रिव्यू की बात होती है तो अलगाववादी तुरंत हरकत में आकर बंद वगैरह का आह्वान कर देते हैं। आज विशेष में बात होगी अनुच्छेद 35A की। जानेंगे इसके तमाम पहलुओं को, साथ ही जानेंगे कि अनुच्छेद 370 से ये कैसे जुड़ी हुई है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास प्रावधानों का भी जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो आइए अब बात करते हैं 35A की। दरअसल देश के बंटवारे के दौरान लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए। ये लोग देश के कई हिस्सों में बसे और आज वहां के समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं। देश के जिस कोने में ये लोग बसे वहां के स्थायी निवासी कहलाने लगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति ऐसी नहीं है। यहां आज भी कई दशक पहले बसे लोगों की चौथी, पांचवी पीढ़ी आज भी शरणार्थी ही कहलाती है और तमाम अधिकारों से वंचित है। दरअसल इन सब के पीछे जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अनुच्छेद 35A है क्या। संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वो राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय कर सके और बाहरी राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने से रोक सके। दरअसल अनुच्छेद 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से रहने वाले बहुत से लोगों को आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर जम्मू कश्मीर में बसे हिंदू परिवार आज तक शरणार्थी ही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1947 में जम्मू में 5,764 परिवार आकर बसे थे। इन परिवारों को आज तक कोई नागरिक अधिकार हासिल नहीं है। अनुच्छेद 35A की वजह से ये लोग सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकते और न ही इन लोगों के बच्चे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकारी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। ये स्थिति सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान से आए हजारों परिवारों की ही नहीं है, बल्कि लाखों अन्य लोगों की भी है जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में बस गए। इनमें गोरखा समुदाय से लेकर पंजाब से आए वाल्मीकि समुदाय के लोग भी शामिल हैं। 1957 में वाल्मीकि समुदाय के करीब 200 परिवारों को पंजाब से लाकर जम्मू कश्मीर में बसाया गया, लेकिन कैबिनेट के एक फैसले के अनुसार इन्हें खास तौर पर सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के लिए यहाँ लाया गया था। बीते 71 सालों से ये लोग यहाँ सफाई का काम ही कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आज भी जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता है। आज भी इन लोगों को यहाँ होने वाले चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये 1954 में लागू किया गया और ये लागू इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त ये था कि स्टेट सब्जेक्ट एक्ट एक जम्मू कश्मीर में था और ये स्टेट सब्जेक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए उनका एक किस्म से सिटीजनशिप सर्टिफिकेट थी। ये 1928 में महाराजा हरि सिंह ने पास किया था और उसके बाद ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है अलग से और भारत की एक कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो मुद्दा ये आया कि इंडियन सिटीजनशिप जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सटेंड कैसे की जाए और अगर की जाए तो इसमें कंडीशंस क्या होंगी और स्टेट सब्जेक्ट एक्ट का क्या होगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था पूरे देश में किसी भी स्टेट में जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के सिटीजन को ये राइट देता था कि वो वहां प्रॉपर्टी
के मालिक बन सके, और दूसरा नौकरी अगर सरकारी हो तो वो भी सिर्फ जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कर सकते थे। तो जब इंडियन सिटीजनशिप उनको एक्सटेंड की गई तो ये मुद्दा आया कि अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्सटेंड की जाएगी तो क्या प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट्स बाकी इंडियंस को भी मिलेंगे या नहीं। तो ये फैसला किया गया कि ये राइट्स स्टेट सब्जेक्ट की जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए आर्टिकल 35A को डाला गया स्टेट सब्जेक्ट एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए कि उससे कोई छेड़खानी कर ना पाए। दरअसल 1956 में बने जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी वही व्यक्ति हो सकता है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो। इसके अलावा उसने वहां कोई संपत्ति हासिल की हो या 1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर आज के पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चला गया हो, लेकिन प्रदेश में वापस रीसेटलमेंट परमिट के साथ आया हो। इसके अंतर्गत किसी भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में न तो संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहां का स्थायी निवासी बन सकता है। इसके साथ ही 1927 और 1932 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह के जारी किए गए नोटिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जो जम्मू कश्मीर में ही 1911 या उससे पहले पैदा हुआ हो और तब से वहां रह रहा हो, साथ ही जिन्होंने कानूनी तौर पर राज्य में प्रॉपर्टी खरीद रखी हो। जो मुद्दे नागरिकों को छूता है वो 3 अलग अलग मुद्दे हैं। एक, जो जम्मू कश्मीर की औरत किसी बाहर वाले से शादी करती है तो उसके बच्चों के जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो जाते रहती, कि उसकी जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो ट्रांसफर नहीं होती है। दूसरा मुद्दा है वाल्मीकियों का। वाल्मीकि दलित जिन्हें हम कहते हैं, वाल्मीकि को जम्मू कश्मीर में लाया गया 57 में और उन्हें स्टेट सब्जेक्ट एक्सटेंड की गई, उन्हें दिया गया ये स्टेट सब्जेक्ट, पर वो कंडीशनल था, उसमें कंडीशन लगा दिए। उन्हें प्रॉपर्टी तो खरीदने का हक है पर वो काम सफाई कर्मचारी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का मुद्दा है। और तीसरा, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं जो 47 में आए, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है, सब रहते हैं जम्मू कश्मीर में, पर आज तक उन्हें स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला। ये 3 मुद्दे हैं जो संवैधानिक डायरेक्टली नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं। तो उन पे भी ये केसेस आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। दरअसल अनुच्छेद 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति राज्य में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। साथ ही दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। अनुच्छेद 35A में यह प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। हालांकि 2002 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर यह कहा कि शादी करने वाली लड़की के जीवन तक उसके अधिकार खत्म नहीं होंगे। अनुच्छेद 35A के कारण ही पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकारों और अपनी पहचान से वंचित हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वे लोकसभा में तो वोट दे सकते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकते। फर्क यह है कि अगर लड़की बाहर शादी करती है तो उसको जो अधिकार मिलते रहते हैं वही अधिकार उसको मिलने चाहिए जो लड़का बाहर करता है। या रिवर्स ले लीजिए, अगर लड़का बाहर शादी करता है तो उसकी बीवी को जो अधिकार मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, वही अधिकार जो बाहर का लड़का है, जम्मू कश्मीर की लड़की है, उसको मिलने चाहिए। दरअसल अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है जो यहाँ के स्थायी निवासियों से जुड़ा हुआ है। यानी राज्य सरकार को इस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे या नहीं। आस्था कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A के संवैधानिक स्थिति को लेकर लंबी बहस होती रही है और आज भी हो रही है।
ये अनुच्छेद जहां जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वो स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय करे, वहीं यही अनुच्छेद परोक्ष रूप से जम्मू कश्मीर विधानसभा को लाखों लोगों को शरणार्थी मानकर उन्हें बाकी नागरिकों से अलग रखने का अधिकार भी दे देता है। ऐसे में इस अनुच्छेद की संवैधानिकता है उस पर बहस शुरू हो जाती है। इसलिए आइए जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद 35A का इतिहास क्या है और ये कब से लागू है। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। आजादी के वक्त वहां के महाराजा थे हरि सिंह। आजादी से पहले 1927 और 1932 में महाराजा हरि सिंह ने 2 नोटिस जारी कर ये बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य की प्रजा किसे माना जाए। इन दिनों नोटिसों में इस बात की चर्चा भी की गई थी कि कौन कौन लोग जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक होंगे। जबकि भारत आजाद हुआ तो अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जुड़ गया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गई। इसके बाद से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में केवल विदेश, संचार और सुरक्षा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसके तहत केंद्रीय और समवर्ती सूची के शेष विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किए जा सकेंगे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां भी जम्मू कश्मीर राज्य के पास ही निहित रहेंगी। अनुच्छेद 370A में प्रदत्त अधिकारियों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के पश्चात नवंबर 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के राज्य में लागू होने का आदेश दिया। आर्टिकल 370 में प्रावधान है और जो भारत का संविधान है 370 उसका अंग है और उस भारत के संविधान पर जम्मू कश्मीर के जो संविधान सभा में प्रतिनिधि थे शेख अब्दुल्ला और 6 और उन सब के भी संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। उसमें 370 भी है। 370 के अनुसार ये किया गया था कि जम्मू कश्मीर का जहाँ तक मामला है वो संविधान के सभी अनुच्छेदों से बाध्य नहीं होगा। आर्टिकल 1 जिसमें कि जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य माना गया, तो इस पर कोई विवाद नहीं था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन एक संविधान का भाग है जिसमें स्पेशल और टेम्परेरी प्रोविजंस दी हुई हैं। उसमें एक टेम्परेरी प्रोविजन, स्पेशल नहीं, टेम्परेरी प्रोविजन थी 370 जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी के बगैर संविधान के विभिन्न अंग और कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। उस 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार था कि वो समय समय पर जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से कुछ अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकें। तो उस अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें 35A शामिल है। इसके बाद राज्य में स्थायी नागरिकता को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसके लिए 1952 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौता हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर स्थायी निवासियों की परिभाषा तय हुई। इसके बाद 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया
इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में धारा 370 के साथ अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है जो यहाँ के स्थायी निवासियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, जबकि अनुच्छेद 35A राज्य को ये निर्धारित करने की शक्ति देता है कि कौन यहाँ का मूल या स्थायी नागरिक है और उन्हें क्या अधिकार मिले हुए हैं। यह अनुच्छेद राज्य विशेष सूची के उन कानूनों को भी संरक्षित करता है जो महाराजा हरि सिंह के 1927 और 1932 में जारी शासनादेशों से पहले ही परिभाषित किए गए थे। आर्टिकल 370 एक विशेष आर्टिकल हमारे संविधान में डाला गया है जो सेंट्रल लिस्ट में जो लॉज होते हैं, जो कानून पार्लियामेंट बनाती है, वो डायरेक्टली अप्लाई जम्मू कश्मीर में नहीं होती है। आर्टिकल 370 सिर्फ यही करता है। तो डायरेक्टली दोनों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 35A स्टेट सब्जेक्ट एक्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। 370 जो लॉज दिल्ली में बनेंगे, पार्लियामेंट बनाएगा, सांसद बनाएंगे, वो वहां डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे। जैसे बाकी देश सेंट्रल लिस्ट में जो भी लॉज आ जाते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई होती, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पर 35A जब लाया गया तो वो 370 के आड़ में लाया गया। ये इनमें समानता है। तो इसीलिए जो कहते हैं लोग कि 35A जाए तो 370 भी चला जाएगा, ये एक साथ जोड़ना गलत रहेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। उनमें नाता जो है वो इसलिए वो यही है कि 35A क्योंकि ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं आया, इस पे इलेक्शन नहीं हुए, इस पे वोटिंग नहीं हुई, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, तो इसीलिए 370 का इस्तेमाल किया गया इसको हमारे संविधान में डालने के लिए। हालांकि अनुच्छेद 35A की संवैधानिक स्थिति को लेकर भी काफी बहस होती रही है। जानकारों का मानना है कि इसे संविधान के मुख्य भाग में नहीं बल्कि परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में शामिल किया गया। यही नहीं, अनुच्छेद 35A को ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में कभी पेश किया गया। इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए अनुच्छेद 370 में जोड़ दिया गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक चूंकि ये संसद से पारित नहीं हुआ है, इसलिए एक अध्यादेश की तरह 6 महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकता। अनुच्छेद 35A भारत के संविधान का, जो संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया, उसका अंग नहीं है। तो 35A संविधान का कहना नितांत उचित नहीं है। 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है और वो सिर्फ संविधान के जम्मू कश्मीर पर लागू होने के बारे में एक सीमा निर्धारित करता है। आर्टिकल 370 संविधान में है जो जम्मू कश्मीर के साथ भारत संघ के संबंधों की व्याख्या करता है, और उस 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया जिसमें 35A का उल्लेख है। अनुच्छेद 35A दरअसल 370 से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे लेकर कई दशकों से जम्मू कश्मीर में रह रहे तमाम लोग भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि इसके तहत उन्हें मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि 370 और 35A परोक्ष रूप से कैसे जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को समझने के बाद आपको राज्य में एक और खास प्रावधान के बारे में बताते हैं। ये प्रावधान इन दिनों भी राज्य में लागू है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बीजेपी PDP गठबंधन टूटने और महबूबा मुफ्ती सरकार के अल्पमत में आने के बाद राज्यपाल शासन लागू किया गया है, और राज्य में ऐसा 8वीं बार हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरे देश में दूसरे राज्यों में ऐसे मामलों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन क्यों है?
इसे जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में अगर कोई सरकार विफल रहती है, सरकार गिर जाती है, कोई भी पार्टी या गठबंधन अगर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाते हैं, ऐसे हालात में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 356 किसी भी राज्य में संविधान तंत्र की विफलता या फिर संविधान के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो संबंधित राज्य में सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 356 लागू नहीं होती। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। राज्य से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार और भारतीय संसद को कुछ ही अधिकार हासिल हैं। ज्यादातर मामलों में फैसले लेने का अधिकार रियासती सरकार के पास है। जम्मू कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास अपना अलग संविधान है। इस संविधान के तहत 1965 तक राज्य में अपना अलग सदरे रियासत भी होता था। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 से लागू हो गया। इसमें अब तक करीब 30 संशोधन हो चुके हैं। रियासत के संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक फिलहाल राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख है। तो ये सिर्फ कश्मीर के केस में है और किसी स्टेट में नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो ब्रेकडाउन होता है तो उस वक्त दूसरे स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, लेकिन कश्मीर में एक ऑप्शन ये है कि गवर्नर का शासन वहाँ पर लागू किया जाता है और ये ऑप्शन है। इन्होंने वही ऑप्शन, उसमें एक एडवांटेज उनके लिए ये है कि उसको असेंबली में पास करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर गवर्नर का शासन होता है, हो सकता है, जैसे मैंने कहा पहले। तो दूसरे स्टेट्स में गवर्नर का शासन नहीं होता, राष्ट्रपति शासन होता है। उसमें गवर्नर के थ्रू चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नर खुद राष्ट्रपति को इसमें इन्वॉल्व किए बिना गवर्नर खुद चला रहे हैं। रियासत के संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के साथ राज्य की विधायिका का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 में राज्यपाल शासन का जिक्र है। इसके मुताबिक राज्य में सरकार गिरने, सरकार के अल्पमत में आने और किसी दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनाने का दावा ना पेश कर पाने या फिर किसी पार्टी के पास बहुमत ना होने के हालात में राज्यपाल शासन लागू होता है। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राज्य संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का है। राज्यपाल शासन के दौरान विधानसभा या तो निलंबित रहती है या फिर उसे भंग कर दिया जाता है। अगर 6 महीने के अंदर राज्य में हालात सामान्य नहीं हो पाते हैं तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर राज्यपाल शासन की मियाद को बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए राज्यपाल के सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।